ओके, आज हम शुरू करते हैं उसके आगे से जहाँ तक हमने पहले कंप्लीट किया हुआ था। तो शीट के अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो फॉल्स को अंडरलाइन कर लिया कीजिए जब भी आप फॉल्स आ जाए तो हमें यहाँ पे मालूम पड़ता है मास, स्पीड, एनर्जी और स्केलर्स बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। ये भी ट्रू है, मोमेंटम, फोर्स एंड टॉर्क आर वैक्टर्स। डिस्टेंस इज ए वैक्टर, डिस्टेंस इज ए वैक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए स्केलर। ये उल्टा हो गया स्टेटमेंट है ना। ये हमें मालूम है डिस्प्लेसमेंट वैक्टर होता है, डिस्टेंस स्केलर होता है। तो हमारा आंसर भी यही हो गया, विच इज दिस फॉल्स। नेक्स्ट वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है। A physical quantity which has a direction and obeys triangle law of vector addition must be a vector, हमेशा वेक्टर ही होगा। ओके, द फोर्सेज विच मीट एट वन पॉइंट। देखिए कॉन्करेंट फोर्सेज होती भी वही है जो किसी एक पॉइंट पर आके मिलती है। एक पॉइंट पे जो आके मिलती है वो सब कॉन्करेंट फोर्सेज होती है। और एक प्लेनर में, अगर एक प्लेन में होती है उनको अपन बोलते हैं को प्लेनर फोर्सेज। तो इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट एन एक्सियल वेक्टर। तो देखिए ये एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ये सब एक्सिस के अलोंग होते हैं, इसलिए इनको अपन एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। वेलोसिटी जो होती है एक्सिस के अलोंग नहीं होती है, तो ये एक्सियल वेक्टर नहीं होता। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, ये सब एक्सियल वेक्टर होते हैं। याद रखना जहाँ पे भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है वहाँ पर अपन को एक्सियल वेक्टर मिलता है। क्रॉस प्रोडक्ट धीरे धीरे अपन आगे पढ़ते जाएंगे फिजिक्स में, तो अपन को दिखता जाएगा कि जैसे एंगुलर मोमेंटम है, इसको लिख सकता है एल इक्वल टू आर क्रॉस पी। टॉर्क है, इसको लिख सकते हैं अपन आर क्रॉस एफ। तो ये सब आपके क्रॉस प्रोडक्ट के एग्जांपल्स हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो भी होगा वो एक्सियल वेक्टर होगा। द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क, देखिए डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क एक्सियल वेक्टर है तो अलोंग द एक्सिस ऑफ द रोटेशन होगा। टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाता है, आर क्रॉस एफ। तो ये अलोंग द एक्सिस ऑफ द टॉर्क हो जाएगा। इफ एन कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, देन देखिए एन कैप अगर यूनिट वेक्टर है तो इसकी वैल्यू जाती है वेक्टर ए अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ऑब्वियसली पहला वाला पार्ट तो सही है ही सही। और दूसरा सेकंड भी देख लेते हैं। तो ए वेक्टर इक्वल टू भी बोल सकते हैं अपन मॉडुलस इनटू एन कैप, तो ये भी सही है ना। तो इसका मतलब ये भी सही है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, यानी कि फोर्थ सही है। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, अब जो क्वेश्चन है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी क्या होगा इसमें, देखिए a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा c। ठीक है, ट्राइंगल लॉ के हिसाब से ऑलरेडी एक c वेक्टर है। देखिए क्या हो गया, ये वेक्टर, ये b वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, तो इनका जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो c हो जाएगा। c की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस बी, और ऑलरेडी ये c वेक्टर है यानी कि ये 2c वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर सम ऑफ द टू फोर्सेस 10 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। देखिए जब भी वेक्टर सम की बात करते हैं तो अगर दो फोर्सेस मान लीजिए ए एंड बी, दो फोर्सेस हैं ए एंड बी, उनका जो रिजल्टेंट हो सकता है मैक्सिमम हो सकता है ए प्लस बी, मिनिमम हो सकता है ए माइनस बी, आर मैक्सिमम और आर मिनिमम। तो अगर इनका जो सम होगा, मैक्सिमम जो हो सकता है वो 15 न्यूटन हो सकता है, और मिनिमम जो हो सकता है वो हो सकता है 5 न्यूटन। इसके बीच की कोई सी भी वैल्यू ले सकता है डिपेंडिंग ऑन द एंगल। तो 4 न्यूटन नहीं हो सकता, 18 न्यूटन नहीं हो सकता, 12 न्यूटन हो सकता है, 2 न्यूटन नहीं हो सकता। तो 12 न्यूटन इज द आंसर। द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेज ऑफ 10 न्यूटन एंड 8 न्यूटन सेम होगा। अगर 10 प्लस 8 पॉसिबल है, 18 पॉसिबल है, और 10 माइनस 8 2 पॉसिबल है, इन दोनों के बीच में पॉसिबल है, उसके अलावा कोई और पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो 20 न्यूटन कैन नेवर भी पॉसिबल, ये आंसर हो गया। अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस कैन गिव अ रिजल्ट ऑफ 2 न्यूटन। अच्छा इसमें ऑप्शन लगाने पड़ेंगे। 1 और 2 न्यूटन से मैक्सिमम क्या मिलेगा, 3। मैक्सिमम निकाल लीजिए, मिनिमम निकाल लीजिए। मैक्सिमम 1 और 2 से 3 मिलेगा मिनिमम, यहाँ से 6 मिलेगा, 4 मिलेगा मैक्सिमम, यहाँ से 7 मिलेगा, 3 मिलेगा, यहाँ से 5 मिलेगा और 3 मिलेगा। तो 2 न्यूटन कहाँ से मिलेगा, यहाँ से तो मिल ही नहीं सकता, यहाँ से भी नहीं मिल सकता, यहाँ से भी नहीं मिल सकता, सिर्फ यहीं से मिल सकता है 2 न्यूटन का फोर्स। Two vectors of equal magnitude have a resultant equal to the either of them in magnitude. The angle between the vectors. देखिए हमें मालूम है दो वेक्टर्स हैं, अगर उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है, देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है और वो रिजल्टेंट के इक्वलेंट होता है। अगर वो रिजल्टेंट के इक्वलेंट होता है तो ये कंडीशन तभी होती है जब थीटा इक्वल टू 120 डिग्री होता है। दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 120 होता है। आप चाहो तो इसको फॉर्मूले से लिख भी सकते हैं, आर इक्वल टू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और अगर आप देखेंगे, अगर आप मॉड ए इक्वल टू मॉड बी कर देंगे और थीटा इक्वल टू 120 डिग्री कर देंगे तो आपका आर इक्वल टू बी ए आ जाएगा या बी आ जाएगा। ठीक है,
तो अगर दो वेक्टर्स हैं उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और ठीक है तो उनका रिजल्टेंट भी उसके इक्वलेंट है, तो एंगल जो होता है हमेशा 120 डिग्री होता है। थोड़ा सा हमारी स्पीड आई अंडरस्टैंड कि फास्ट है। आगे आर इक्वल टू ए प्लस बी है। अच्छा वापस सेम क्वेश्चन से, आर इक्वल टू ए इक्वल टू बी है ना। तो देखिए ये ए वेक्टर है, तो क्या हो रहा है, मॉड ऑफ आर इक्वल टू मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी। ये तभी होता है जब इनके बीच में ए और बी के बीच में एंगल 120 डिग्री होता है, यानी कि ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। लेकिन हमसे क्या पूछा है, आर और ए के बीच में एंगल पूछा है। अच्छा पहली बात तो बताइए, इसका आर कहाँ लाई करेगा, इसका आर बीच में लाई करेगा, रिजल्टेंट हमेशा ए और बी वेक्टर के बीच में लाई करेगा, और ये एंगल बनाएगा 60 डिग्री। ये इधर से भी एंगल 60 डिग्री बनाएगा, इधर से भी 60 डिग्री एंगल बनाएगा। तो हमसे पूछा आर और ए के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, π/3, 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। आप वीडियो को पॉज कीजिए, खुद ट्राई कीजिए, तभी फायदा है। ठीक है, ये एक अच्छा सवाल है जिसमें बच्चे अधिकतर अटकते हैं। वेक्टर्स में मतलब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, इसलिए बच्चे बहुत सारी बार अटकते हैं। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी शोन इन द फिगर इज √7b। तो वैल्यू ऑफ b बाई ए निकालनी है। ठीक है, तो देखिए r इक्वल टू होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट निकालने का। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर शोन √7b, यानी हमें ये दे रखा है b√7 रिजल्टेंट दे रखा है, और ये हो जाएगा अंदर 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 a² प्लस b² प्लस 2ab cos 60। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो मैं इसको और सिंपली कर से लिख देता हूँ b√7 इक्वल टू √a² प्लस b², और 1/2 से 2 टक दिया तो ये भी हो गया। ठीक है, और इसको मैंने अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो मेरे को मिल गया 7b² इक्वल टू a² प्लस b² प्लस ab, है ना। इसको मैं और इक्वेशन सिंपल करके लिख सकता हूँ a² माइनस 6b² प्लस ab इक्वल टू 0। लेकिन मुझे तो निकालना है b बाई ए, है ना, तो मैं b बाई ए निकालूँ, a बाई बी निकालूँ, एक ही बात है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको उल्टा कर देंगे। तो मैं b² से डिवाइड कर देता हूँ, पूरी इक्वेशन को b² से डिवाइड कर देता हूँ। तो आप देखिए मेरी इक्वेशन बन जाएगी a बाई बी का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 सॉरी ये बन जाएगा a बाई बी का होल स्क्वायर प्लस a बाई बी माइनस 6 इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब यहाँ से क्या करता हूँ, मैं क्वाड्रेटिक बना लेता हूँ। मैं a बाई बी की वैल्यू मान लेता हूँ x से, तो सिंप्लीफाई करना आसान हो जाएगा। दिस विल बिकम x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अच्छा सवाल है, और इस तरह के सवाल हमें शुरू में अटेम्प्ट करने की आदत पड़नी चाहिए, बिकॉज इस तरह की कैलकुलेशन आती है। और इसको अगर आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। सो ये आ जाएगा x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -3। मैग्नीट्यूड तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो हम इसको तो नेगलेक्ट कर देंगे। तो मेरे पास जो x की वैल्यू ने क्या माना था, a बाई बी माना था, a बाई बी की वैल्यू 2 आ गई, लेकिन मैं इसे b बाई ए पूछा है, तो b बाई ए आ जाएगा 1/2। तो आंसर आ जाएगा मेरा 1/2। वीडियो को पॉज करके जरूर ट्राई कीजिए। a प्लस बी इक्वल टू सी है, a प्लस बी इक्वल टू सी है, देन द एंगल बिटवीन द सी क्या होगा। देखिए वेक्टर सम और मैग्नीट्यूड सम दोनों बराबर है, और ये तभी होता है जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है। कैसे होता है, हमें मालूम है r इक्वल टू होता है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, और यहाँ पर r इक्वल टू ऑलरेडी दे रखा है a प्लस बी, r मतलब c हो गया ना, c इक्वल टू ऑलरेडी a प्लस बी दे रखा है, तो यहाँ पर हो गया √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, और ये इसके बराबर तभी होगा जब थीटा की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि cos 0 ही तो 1 होता है। तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया 0, ए एंड सी क्या बेच कर, यानी कि ए एंड बी के ठीक है, तो ए एंड बी के बीच का भी एंगल 0 है, और उसका रिजल्ट के बीच का एंगल भी 0 है। अच्छा सवाल है। टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट a प्लस बी इक्वल टू सी एंड a माइनस बी इक्वल टू सी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेम चीज लगाएंगे, हमें मालूम है c इक्वल टू क्या हो जाएगा √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, यही हो जाएगा। और c की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, सॉरी c मैग्नीट्यूड है, c इक्वल टू जाएगा a माइनस बी और a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, ये चीज को -2ab होना पड़ेगा, यानी कि cos थीटा को -1 होना पड़ेगा, यानी कि थीटा इक्वल टू जाएगा पाई रेडियन। यानी कि दोनों के दोनों, अगर a और b के बीच में एंगल 180 डिग्री का है तो इसका मतलब क्या बोल सकता हूँ, a इज एंटी पैरेलल टू b, a इज एंटी पैरेलल टू b। आइए एक और क्वेश्चन, इन द वेक्टर डायग्राम शोन इन द फिगर r इज द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स
बी इक्वल टू आर बाई टू, बी इक्वल टू आर बाई टू, देन द एंगल ऑफ थीटा इज। तो देखिए अगर मैं यहाँ से थीटा निकालता हूँ, यहाँ से अगर मैं थीटा निकालता हूँ, ध्यान देखिए यहाँ से मैं कोई सा भी थीटा निकालता हूँ, तो चूंकि बी और आर में रिलेशन दे रखा है, किस में रिलेशन दे रखा है, बी और आर में रिलेशन दे रखा है, इसलिए मैं साइन थीटा निकालूंगा। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, व्हाट इज परपेंडिकुलर, आर, व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, बी, आर, साइन थीटा इक्वल टू हो गया आर अपॉन बी, ठीक है। और आर की वैल्यू क्या है, बी बाई टू, तो बी बाई टू अपॉन बी, दिस इज 1/2, सो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री, 30 डिग्री। साइन थीटा 1/2 की वैल्यू होती है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये सवाल इस तरह से हो जाएगा। 49 सवाल देखिए, द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी मैक्स एन एंगल अल्फा विद ए एंड बी विद ए एंड बीटा विद बी। तो क्या बोल रहा है, ये दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, और दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, ठीक है, इनका रिजल्टेंट, लेट्स से इनका ये रिजल्टेंट है, ठीक है, इनका रिजल्टेंट है, और इनका जो रिजल्टेंट है आर वेक्टर, वो बना रहा है अल्फा ए के साथ और बीटा बी के साथ, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, अल्फा बराबर बीटा। देखिए ऑब्वियसली अगर पहला सवाल देखिए आप, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, अगर ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो इसका मतलब है कि ए एंड बी का मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा, बिल्कुल सही है। और हमें यह भी मालूम है कि रिजल्टेंट उस ओर ज़्यादा झुकता है जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, यानी कि अगर ये बीटा की तरफ ज़्यादा झुक रहा है, अगर ये बीटा की तरफ ज़्यादा झुक रहा है तो इसका मतलब है कि बी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, और बीटा की तरफ ज़्यादा झुक रहा है यानी कि इसका मतलब है कि बी का मैग्नीट्यूड ए से बड़ा है, और अगर बी का मैग्नीट्यूड ए से बड़ा है तो बी की तरफ झुकेगा, यानी बी वाला जो बीटा एंगल होगा, बीटा एंगल जो होगा वो अल्फा एंगल से कम होगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा। फॉर एग्जांपल एक और, मैं ये देखिए, मान लीजिए कि बड़ा वेक्टर है और ये है छोटा वेक्टर, तो इसका अगर मैं रिजल्टेंट बनाऊंगा तो वो इसकी तरफ ज्यादा झुकेगा। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है, ये रिजल्टेंट इसकी तरफ ज़्यादा झुकेगा, ये अल्फा है और ये बीटा है। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू बीटा से, अल्फा की जो वैल्यू बीटा से बहुत कम है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा उसकी तरफ ज़्यादा झुकेगा। और अगर मैंने इसको बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड बना दिया और इसको मैंने बहुत छोटा मैग्नीट्यूड बना दिया, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा अब इसकी तरफ ज़्यादा झुकेगा। तो अगर ये अल्फा है और ये बीटा है, आपकी बात हो जाएगा अल्फा इज लेस देन बीटा, तो जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा उसकी तरफ ये ज़्यादा झुकता है। The two forces of equal magnitude are acting on a particle. The angle between the forces is 60 degree. The resultant force on the particle is, तो इक्वल मैग्नीट्यूड है कि पार्टिकल कर रहे हैं, एंगल बिटवीन द फोर्सेज 60 डिग्री। तो देखिए ये ए और बी फोर्सेस काम कर रहे हैं, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। इक्वल मैग्नीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल मैग्नीट्यूड है ना। इक्वल मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया, देखिए रिजल्टेंट अगर आपने पढ़ा हो तो 2a cos थीटा बाई 2 होता है अगर इक्वल मैग्नीट्यूड होता है तो, ठीक है। अगर इक्वल मैग्नीट्यूड होगा तो रिजल्टेंट जो होगा दोनों के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। सो दोनों के साथ एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद ईच फोर्स 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। बेसिक चीजें याद रखने की जो याद होनी चाहिए। द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू बी, अच्छा क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन। द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू बी, तो रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू बी। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, ये ए वेक्टर है और लेट्स से कि ये बी वेक्टर है, और इनका जो रिजल्टेंट है, इनका जो रिजल्टेंट है, ये इनका रिजल्टेंट है, और रिजल्टेंट जो है इट्स परपेंडिकुलर टू बी। सॉरी, तो मैं थोड़ा डायग्राम दोबारा बना देता हूँ, अच्छा नहीं बनाया मैंने, आइए मैं डायग्राम को दोबारा बना देता हूँ। मैं बी को पहले बना देता हूँ, ये मेरा बी वेक्टर है और लेट्स से ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा ए वेक्टर है, ठीक है। अब मैं दूसरा पेन से बना लेता हूँ, और रिजल्टेंट जो है ये मेरा रिजल्टेंट है। याद रखिए कि रिजल्टेंट हमेशा ए और बी वेक्टर के बीच में रहेगा, और हमें दिया हुआ है कि रिजल्टेंट जो है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। रिजल्टेंट हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो ये इस तरह का डायग्राम बनेगा। और अगर आप अपना ट्रेडिशनल डायग्राम बनाते हैं, चलिए आप अपना एक ट्रेडिशनल डायग्राम जो बनाते हैं, अगर वो बनाते हैं तो हम जो बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, यही बनाते हैं। फिर हम बना लेते हैं कि ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है, ठीक है। और हमें मालूम है कि ये वाला जो एंगल होता है अल्फा होता है, ये वाला एंगल लेट्स से बीटा होता है,
ठीक है। और हम लिखते हैं टेन अल्फा इक्वल टू, है ना, अगर ए और बी के बीच के जो एंगल है वो थीटा है, ए और बी के, तो हम लिखते हैं कि बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। आई होप ये सबको पता होगा। टेन अल्फा इक्वल टू लिखते हैं बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। और इसी तरह से टेन बीटा अपन क्या लिखते हैं, जहां पर बी है वहां पर ए हो जाता है, जहां पर ए वहां बी हो जाता है, ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा, है ना। तो ये टेन अल्फा की वैल्यू है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये कैसे आया, तो आप मेरा वेक्टर वाला लेक्चर देखिए जहां पर आपको डेरिवेशन पूरा मिल जाएगा। और टेन बीटा इक्वल टू जाता है ए साइन थीटा अपॉन बी ए प्लस बी कॉस थीटा। आप देखिए हमें क्या दे रखा है कि रिजल्टेंट जो है वो बी के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि बीटा जो है वो 90 डिग्री है, याद रखना। और टेन बीटा की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो, यानी कि ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा, इसको मैं बोल सकता हूँ कि बी प्लस ए कॉस थीटा की वैल्यू जीरो होगी। तो बी प्लस ए कॉस थीटा की वैल्यू जीरो होगी, तो कॉस थीटा इक्वल टू जाएगा माइनस बी अपॉन ए, यानी कि थीटा इक्वल टू जाएगा कॉस इनवर्स माइनस बी अपॉन ए। सो दिस इज थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस बी अपॉन ए, नॉट नेसेसरी वन, एनीथिंग डिवाइडेड बाई जीरो इज इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये इस तरह से सवाल हो जाएगा। ओके चलिए यहाँ से शुरू करते हैं 52 से। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज आर मेकिंग एंगल विद देम एंड हैज अ मैग्नीट्यूड 40 न्यूटन। द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स क्या होगा, तो देखिए दो फोर्सेज हैं, है ना, और लेट्स सी ये फोर्स है, दूसरी फोर्स है F1 और F2। उनका जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है, ये एक के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, लेट्स से इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसके साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 40 न्यूटन। हमसे पूछा है F1 और F2 की वैल्यू बताइए। अच्छा आप ये समझिए, अगर ये 30 डिग्री और 60 डिग्री बना रहा है, इसका मतलब है कि दोनों वेक्टर्स के बीच में, दोनों फोर्सेज में एंगल कितना हो गया, थीटा तो 90 डिग्री हो गया। और अगर थीटा जब भी 90 डिग्री होता है तो हमें मालूम है आर इक्वल टू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब आप देखिए कौन से ऑप्शंस में आपको F1 का स्क्वायर और F2 का स्क्वायर आपको 40 न्यूटन आ जाता है। ठीक है, अब आप इसमें देख लीजिए, पहले इसको लगा के देख लीजिए। ठीक है, अगर आप इसको लगा के देखेंगे, पहले को लगा के देखेंगे, तो 20 का स्क्वायर 400 इंटू रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 400, तो दिस इज 40 न्यूटन। पहले से काम मिल गया आपको। दूसरा भी करके देख लेते हैं, 900 प्लस 20 का स्क्वायर 400 इंटू 3 1200, तो दिस इज अंडर रूट 21 का 100 विच इज नॉट 40 न्यूटन। तो हम देख सकते हैं हमें पहले से मिल गया, तो हमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। तो दिस इज द इजीएस्ट मेथड। और भी इसके कॉम्प्लिकेटेड मेथड है एंगल निकालने के, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको सीधा क्लिक होना चाहिए कि आप ऐसे कर सकते हैं। 30 डिग्री और 60 डिग्री 90 डिग्री मिल रहा है, रिजल्टेंट दोनों वेक्टर से बीच का एंगल 90 डिग्री मिल गया, तो रिजल्टेंट सीधी सी बात है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये जो होता है दिस कैन बी ट्रू ओनली विथ जब p इक्वल टू 0 है। ठीक है, देखिए एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, और ये दोनों इक्वल तभी हो सकते हैं जब की वैल्यू 0 होगी। ओके, द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी वेक्टर इज R1, और वेक्टर b को रिवर्स कर दिया तो रिजल्टेंट R2 बन जाता है। तो हमें मालूम है कि R1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, और दूसरी बार रिवर्स कर दिया तो R2 हो जाएगा। रिवर्स करने पे जो एंगल हो जाएगा वो 180 माइनस थीटा, यानी कि माइनस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा। पहले थीटा था, अब कॉस 180 माइनस थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। तो हम बोल सकते हैं R1 का स्क्वायर इक्वल टू जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और इसी तरह से बोल सकते हैं R2 का स्क्वायर इक्वल टू जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल टू जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमसे ट्वाइस पूछा है तो दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस बिकम 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, दो वेक्टर दे रखे हैं, उनका सम और उनका इंडिविजुअल सब बराबर है। हमें मालूम है कि मॉड ऑफ a इक्वल टू मॉड ऑफ b इक्वल टू मॉड ऑफ r होता है, तो थीटा इक्वल टू होता है 120 डिग्री, हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर दो वेक्टर्स उनका प्रोडक्ट, उनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच 120 डिग्री का एंगल है, तो रिजल्टेंट भी वही होता है। और हमसे पूछा है इस केस में a माइनस बी क्या होगा, तो देखिए a माइनस बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, माइनस 2ab कॉस थीटा, सॉरी माइनस है तो माइनस 2ab कॉस थीटा। अच्छा,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी ए स्क्वायर है, -2ab ए स्क्वायर, cos 120 की वैल्यू होती है -हाफ, तो -हाफ यहाँ पर पुट करा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो दिस विल बी √3 ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा a√3, क्या हो जाएगा a√3, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, ओके। तो देखिए डिफरेंस ऑफ टू यूनिट वेक्टर जो यूनिट वेक्टर दे रखा है, यानी कि हमें दे रखा है n1 कैप माइनस n2 कैप, इसका जो मैग्नीट्यूड है 1 दे रखा है। ठीक है, हमसे पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ द सम n1 कैप प्लस n2 कैप का सम पूछा है। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा देंगे, r इक्वल टू हमें मालूम है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा होता है। ठीक है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, रिजल्टेंट 1 दे रखा है, a1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 1, इसका भी स्क्वायर 1, 2, यूनिट कैप है, यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो यहाँ पर सॉरी माइनस लगेगा, दोबारा लिख देता हूँ मैं, सो 1 + 1 -2 cos थीटा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो दिस इज 2 - 2 cos थीटा। ठीक है, सो दिस इज 2 cos थीटा इक्वल टू 1, तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा हाफ, यहीं से यूज करेंगे। यहाँ पर वापस इसको लगा देंगे, r इक्वल टू 1 + 1 2 cos थीटा हाफ, सो दिस इज √3, तो ये हमारा हो गया √3। ठीक है, नेक्स्ट, एक रेगुलर पॉलीगन है, उसमें सेंटर में बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन सबकी इक्वल स्पेसिंग है, उन सबकी इक्वल स्पेसिंग है, इक्वल फोर्स के मैग्नीट्यूड लग रहे हैं। हमें मालूम है अगर किसी पॉइंट पे 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं तो भी रिजल्टेंट 0 होता है, किसी पॉइंट पे 3 फोर्सेस लगते हैं और तीनों के बीच की स्पेसिंग सेम होती है 120 डिग्री, वो भी 0 होता है। किसी पॉइंट पे 4 फोर्स लगते हैं और चारों की स्पेसिंग सेम होती है तो भी 0 होता है। तो किसी पॉइंट पे 5 फोर्स लग रहे हैं, उनकी एंगुलर स्पेसिंग सेम है और फोर्सेस सेम है, तो वो भी 0 होगा। 3 vectors ABC lie in the same plane, then the resultant of these 3 vectors, तो देखिए A वेक्टर ऐसे है, B वेक्टर ऐसे है, ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, ठीक है, और C वेक्टर ऐसे है, तो A + B + C मे भी 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो, अगर उसकी डायरेक्शन अलग हो तो। ठीक है, लेकिन ये बात पक्की है कि इनका जो सम होता है वो उसी प्लेन में लाई करता है, लाइज इन द प्लेन कंटेनिंग A एंड B, तो 1 और 3 दोनों सही है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन, तो 1 और 3 बहुत सही है। लास्ट, Which of the following set of concurrent forces may be in equilibrium? तो कॉन्करेंट फोर्सेस को मैं इक्विलिब्रियम में करने के लिए हम देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी, ये हमारा मैक्सिमम फोर्स है, यहाँ पर ये मैक्सिमम फोर्स है, यहाँ पर ये मैक्सिमम फोर्सेस है, यहाँ पर ये मैक्सिमम फोर्सेस है, तो हम बाकी तीनों फोर्सेस से 10 न्यूटन बना सकते हैं, नहीं बना सकते, देख लीजिए, 3 + 5 3 + 5 8 8 + 1 9, नहीं बन रहा, तो ये तो नहीं है। 3 + 5 8 8 + 4 12, 12 से तो बन जाएगा 9 न्यूटन। ठीक है, इधर भी 3 + 5 8 8 + 6 14 15 न्यूटन नहीं बनेगा, इधर भी 3 + 5 8 8 + 5 13, इधर भी 15 नहीं बनेगा, तो यहाँ पर मैक्सिमम जो है वो 13 बन रहा है, इधर मैक्सिमम जो बन रहा है वो 14 बन रहा है, इधर मैक्सिमम जो बन रहा है वो 9 बन रहा है। तो ये तीनों पॉसिबल नहीं, सिर्फ ओनली सेकंड वन इज पॉसिबल। और लास्ट सवाल हम करते हैं। ठीक है, लास्ट सवाल में हम क्या करेंगे, इनके रिजोल्यूशन कर देंगे। तो हमारे पास ये 2 वेक्टर्स हैं फाइनली जिनको हमें डील करना है, एक तो 2 न्यूटन का वेक्टर है, एक √3 न्यूटन का वेक्टर है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन रिजॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसको रिजॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा √3 cos 30, और इधर आ जाएगा ये √3 sin 30, खत्म। 5 न्यूटन 5 cos 30 cos 60, ये एंगल कितना हो जाएगा 60, इधर हो जाएगा 5 sin 60, वेरी गुड, ये भी खत्म। इस वाले को करते हैं तो ये हो जाएगा इधर कंपोनेंट √2 cos 30, वेरी गुड, और ये इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा 2 sin 30। ठीक है, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, जरा इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, तो इसको अगर आप पूरे को सॉल्व करेंगे दिस विल बी 5 न्यूटन, और इसको अगर आप पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 √3 न्यूटन। और इन दोनों का रिजल्टेंट, तो फाइनली हमारे पास जो फोर्सेज मिल गए, ये मिल गया 5 न्यूटन और ये मिल गया 5 √3 न्यूटन, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो हम पाइथागोरस लगा देंगे 25 + 75 विच इज 10 न्यूटन। तो 10 न्यूटन का एंगल मिल गया न्यूटन फॉर्सा। अब एंगल भी निकालना है, एंगल निकाल लेते हैं। ठीक है, ये थीटा निकालना है, ये 5 तो ये 5 √3, तो 10 थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 5 √3 अपॉन 5 √3, तो थीटा इक्वल टू हो गया 60 डिग्री, 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस।
तो इस तरह से हमारा सवाल यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, so that's all, है ना, थैंक यू।